नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रोजेक्ट रेल के तहत कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के शिक्षा विभाग की ओर से क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट का 3-3 सेट मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो कि जैक के न्यू पैटर्न के आधार पर बनाया गया है। ये मॉडल सेट पेपर झारखंड के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें दिए गए क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यहाँ पे देख सकते लिखा गया है कला, वाणिज्य, विज्ञान यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो मॉडल सेट पेपर 1 है जो आपका प्रोजेक्ट रेल के तहत बनाया गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक एक चीज को बारीकी से नोट करते जाइएगा और अच्छे से इसको सॉल्व करते जाइएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश कोर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप वहां विजिट करके आप हर एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग का इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर और भी कई सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा इसको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स रहेगा दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना जल्दी जल्दी आप लोग के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय का। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग अर्थशास्त्र विषय का जो मॉडल सेट पेपर 1 है उसका डिस्कस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, 40 मार्क्स आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा, 40 मार्क्स आप लोग का सब्जेक्टिव टाइप से रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का बात करते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। हालांकि यहाँ पे हिंदी में ही दिया गया क्वेश्चन को, लेकिन मैं इसे जो है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में भी इसे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं, उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बाय whom has the cardinal approach to utility बीन प्रेजेंटेड। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी का बात किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? मार्शल। क्या होगा दोस्तों? मार्शल होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल अप्रोच का बात रहता तो यहां पे हो जाता आपका हिग्स। क्या होता? तब होता आपका हिग्स। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे आपका गणनावाचक बोला गया है, कार्डिनल अप्रोच का बात किया गया है, तो यहां मार्शल होगा। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा कर अगर पूछा जाएगा कि यहां पे कार्डिनल अप्रोच यानी कार्डिनल मतलब कार्डिनल की जगह आपका पूछा जाएगा कि यहां पे ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में यानी क्रमवाचक के बारे में, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा? हिग्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। यहां आप लोग को बताना है कि मार्शल के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में मार्शल, रॉबिन्स और आपका एडम स्मिथ इन सभी के बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, या आप लोग सर्च कीजिएगा एडम स्मिथ बाय अभिषेक चक्रवर्ती। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल पे ओपन हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस भी है। ठीक है, इसी चैनल से पढ़ के दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल जो है 90+ स्कोर किए हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं 90+ स्कोर करना तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और हर एक वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, किस समय अवधि, क्या पूछा गया, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? ये जो है आप लोगों को ऑलरेडी मैं जब प्रैक्टिस करा रहा था इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, बोला गया है इन विच टाइम पीरियड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब सभी साधन परिवर्तनशील होने का बात किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घकाल। उसको क्या कहते हैं? दीर्घकाल में। ये कब होता है दोस्तों? दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में होता है। यहां सभी साधन ऑल फैक्टर के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? दीर्घकाल। वही दोस्तों शॉर्ट टर्म कब होता? शॉर्ट टर्म यानी अल्पकाल कब होता? अगर बोला जाता केवल परिवर्तनशील साधन परिवर्तित होंगे, ठीक है, इन द शॉर्ट रन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स विल चेंज बोला जाता, तब आपका शॉर्ट रन होता। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑल फैक्टर का बात किया गया है, इसलिए आपका दीर्घकाल हो जाएगा यानी लॉन्ग टर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया आप लोगों को, उदासीनता वक्र के बारे में। ठीक है, तो उदासीनता वक्र होता है, पूछा गया है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है, तो यहां पे उदासीनता वक्र कैसा होता है आप सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी फिगर बना के बताया हुआ था।
तो उदासीनता वक्र जो होता है दोस्तों वो मूल बिंदु की ओर उन्नतो दर होता है। वो मूल बिंदु कर क्या होता है? उन्नतो दर होता है। एलिवेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन, एलिवेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप कहाँ पे ऑप्शन है देख सकते हैं, एलिवेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन, तो यहाँ पे मूल बिंदु की ओर उन्नतो दर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन को कराया हुआ है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली कॉल्ड, ठीक है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। सरल शब्दों में अगर कहें तो एक दूसरे के स्थान पर, ठीक है। तो यानी जैसे चीनी है, अगर चीनी का कीमत बढ़ जाएगा तो उसके स्थान पर आप देख रहे गुड़ का कीमत कम है, ठीक है। गुड़ भी मिठास देने का काम करता है, चीनी भी, ठीक है। तो वो उसके स्थान पर हम किसका यूज करने लग रहे हैं? चीनी का कीमत बढ़ जाने पर हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? स्थानापन्न वस्तु है, ठीक है। जैसे चाय का कीमत, चाय भी जो है एक पेय पदार्थ है और कॉफी भी है, ठीक है। तो यहां पे अगर कॉफी का कीमत बढ़ जाएगा तो लोगों का रुझान किसकी तरफ होगा? चाय की ओर होगा, यानी स्थानापन्न वस्तु इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इफ प्रोडक्ट कुड बी यूज्ड फॉर सेम पर्पस बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर सेम पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को बताना है कि कब इसका आंसर जो है पूरक वस्तु होता है। तो पूरक के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों? पूरक का अर्थ होता है पूरा करना, अतः ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है पूरक वस्तुएं कहलाती है, ठीक है। जैसे आप अगर यहां पे क्वेश्चन में रहता एक दूसरे के बदले में लिखा गया है, ठीक है, इसलिए स्थानापन्न हुआ है, लेकिन एक साथ प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता, तब होता आपका पूरक। जैसे अगर आप कार खरीदे हैं तो ऑफकोर्स है कि कार के साथ आप पेट्रोल भी खरीदना होगा, क्योंकि बिना पेट्रोल का कार तो चलेगा नहीं। अगर आपने पेन लिया है तो पेन के साथ स्याही का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग का क्या कहलाता है? पूरक वस्तुएं कहलाता है, ठीक है। तो जो एक दूसरे के साथ साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक साथ जो है प्रयोग किया जाने का बात कहा जाता, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री मतलब याद रखिएगा क्या होता है? कंप्लीमेंट्री मींस टू कंप्लीट हैंस सच थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार, पेट्रोल, इंक, पेन, ठीक है, ब्रेड, बटर, ये सब जो है आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स पे आ जाएगा। तो यहां पे आपको पूछा गया है एक दूसरे के बदले में, तो इसलिए यहां पे स्थानापन्न हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ बोला जाता तो होता पूरक वस्तुएं। तो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन है? Which of the following is a means of production पूछा गया है। तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि प्रोडक्शन के साधन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, यानी भूमि, ठीक है, फिर श्रम यानी लेबर, और पूंजी यानी कैपिटल। ये तीन ही जो है आपका उत्पत्ति के साधन होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MR, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ क्वेश्चन में से है। तो MR जो है पूछा गया, MR कैन बी डिस्प्लेड, ठीक है, MR को प्रदर्शित किया जाता है। तो MR को प्रदर्शित किया जाता है, MR का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था दोस्तों? मार्जिनल रेवेन्यू का बात किया गया है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है MR बराबर होता है आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कोई भी चीज में चेंज होता है तो चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? डेल्टा, ठीक है। चेंज इन क्या? टोटल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय जो होगा डिवाइडेड बाय क्या होगा? चेंज इन आउटपुट, डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है MR इक्वल्स टू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला चीज आपको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको एकदम देखने को मिल रहा है कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये जो तिरछा वाला दागी दिया गया है ये आपका डिवाइडेड बाय है, इसका साइन है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके रिगार्डिंग जो है मैथ्स भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला है वो मैं अलग से एक मैथ्स का सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, जो कि आप लोग देख के ही इसका आंसर आपका दिमाग में छप चुका होगा। जिन्होंने मेरा
जैक के द्वारा मॉडल सेट 1 जो जारी किया गया था उसका वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो आपको विशेषता सभी मालूम होगी तब ना आप नहीं वाले को छट पाइएगा, ठीक है। इंग्लिश में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली के बारे में मैंने क्या बताया था, अ मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर, ठीक है। ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर, यानी बेचने वाला एक और खरीदने वाला अनेक, ठीक है। तो मोनोपोली में क्या होता है, बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाला अनेक होता है, ठीक है। तो एक सेलर होगा और मैनी जो होगा आपका बायर्स होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया है। तो पहला ही ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, यहां पे पहला ऑप्शन ही गलत लिख दिया गया है कि एक क्रेता, जबकि हमने क्या पढ़ा, एकाधिकार में जो होता है दोस्तों बेचने वाला एक होता है, विक्रेता एक होता है और विक्रेता को यहां अनेक कर दिया गया है, और खरीदने वाला अनेक होता है उसको एक कर दिया गया है, क्रेता को एक कर दिया गया है और विक्रेता जहां यहां एक होता है उसको क्या कर दिया गया, अनेक कर दिया गया। तो यही पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका उल्टा लिख दिया गया है। तो ये वाला चीज जो है बिल्कुल गलत है और हमको गलत ही खोजना था, नहीं पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां नहीं पूछा गया है इसलिए यहां ऑप्शन ए जो है इसके परिभाषा का ठीक उल्टा बता रहा है, तो यहां पे ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को घुमा के फंसाया जाएगा एग्जाम में। अभी देख रहे हैं जैक के द्वारा जो न्यू मॉडल सेट पेपर जारी किया गया, इसमें नहीं डाल के ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, यानी आपको हर एक का जो है विशेषता, गुण और उसका दोष के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मैं जो है एक सीरीज लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का, उसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, डिटेल के साथ एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों देख सकते हैं, 8 में पूछा गया है मांग वक्र की ढाल होती है। ये क्वेश्चन भी आप लोग हाल फिलहाल में मैंने जो प्रैक्टिस कराया उसमें बता दिया था, ठीक है। द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज, तो कैसा होता है दोस्तों, जनरली हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों कि इसका स्लोप जो होता है, ढाल जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपका साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन बी दिया गया आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन सी दिया गया एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यानी साधनों का कुशलतम उपयोग। और ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो पहला दिया गया ऑप्शन दिया गया है, पूछा क्या गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ऑप्शन दिया गया वस्तु की कीमत निर्धारण, ठीक है, यानी कमोडिटी का प्राइसिंग करना। उसके बाद दिया गया साधन का कीमत का निर्धारण करना, फैक्टर प्राइसिंग करना, आर्थिक कल्याण इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ठीक है, या उपरोक्त सभी। तो ये जो होगा यहाँ पे भी ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या पूछा गया है, पूर्ति बेलोजदार होती है। तो पूर्ति बेलोजदार होती है, सप्लाई इज इन इलास्टिक पूछा गया है। तो इन इलास्टिक का मतलब आपने पढ़ा हुआ है, बेलोजदार का मतलब कि मूल्य का प्रभाव पूर्ति पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्राइस विल नॉट अफेक्ट सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ ये जो सिचुएशन कब देखने को मिलता है दोस्तों, ये देखने को मिलता है अति अल्पकाल में, इन वेरी शॉर्ट रन पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ आपका अति अल्पकाल जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, ठीक है, पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, पहले पूछा गया था है पूछा गया था, अब क्या पूछा गया दोस्तों, नहीं पूछा गया है। तो यही आपको ध्यान देना एग्जाम में, इसी तरह से क्वेश्चन फंसाया जाएगा। तो आपने उत्पत्ति का साधन जो है आपने पढ़ा, क्या क्या फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या क्या है, लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है, भूमि, श्रम और पूंजी। तो भूमि, श्रम और पूंजी सही है, लेकिन आपको नहीं वाला खोजना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, मुद्रा जो है, मनी जो है यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे गलत ही हमको खोजने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है माइक्रोज, ठीक है, किस भाषा का शब्द है। तो माइक्रोज मैंने ऑलरेडी बताया, माइक्रोज जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट फैक्ट। तो दोस्तों आपको ऑलरेडी जो है बताया हुआ था, एडम स्मिथ के बारे में अलग से वीडियो बना के बताया गया है, आपको अल्फ्रेड मार्शल के बारे में बताया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का, जिसे हम रॉबिन हुड पांडे मानते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का सबसे अब तक जो है मुझे बेस्ट उनका डेफिनेशन लगता है, मेरा फेवरेट इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उनके बारे में मैंने बताया था।
तो क्या नाम है उनका, लियोनेल रॉबिन्स, ठीक है, जिन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन दिया था। तो उन्होंने क्या बताया था, अर्थशास्त्र की मूलतः समस्या क्या है, चयन की समस्या, ठीक है, यानी चुनाव की समस्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर चॉइस, चुनाव की समस्या जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रॉबिनहुड पांडे जिसे हम कह रहे हैं उसका नाम क्या है, रॉबिन्स, ठीक है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स का रॉबिनहुड पांडे कौन है, रॉबिन्स, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं उन्हें कहता हूं, ठीक है। तो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, या उनका पूरा नाम अगर बोले तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो है उनके द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों उन्होंने क्या बताया था कि इंसान की जो इच्छा है, मनुष्य की जो इच्छा है वो असीमित है, वो कभी खत्म नहीं होता। जो पैदल चलते हैं वो चाहते हैं कि मेरे पास साइकिल आ जाए, जो साइकिल से चलते हैं वो चाहते हैं मेरे पास कार आ जाए, ठीक है, और फिर कार आ जाए तो और महंगी कार आ जाए, और महंगी कार आ जाए, फिर उनका क्या ड्रीम होता है कि अब मेरे पास जो है हवाई जहाज वगैरह आ जाए। यानी मनुष्य की कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या संसाधन उतने हैं, ठीक है, रिसोर्सेज क्या उतने हैं मेरे पास। आवश्यकताओं की तुलना में दोस्तों मानव की इच्छाएं जो है असीमित है, ठीक है, उनका जो वांट्स है अनलिमिटेड है, लेकिन उसके तुलना में हमारे पास जो है रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है जो आप खरीद पाए, ठीक है, तो रिसोर्सेज तो उतना कम है, तो ये हो गया। फिर रिसोर्सेज कम होने के साथ ही दोस्तों क्या आपको मान लेते हैं आपका पिताजी जो है क्या करते हैं कि 10,000 या 20,000 रुपये देते हैं, तो क्या आप केवल उस पैसे का एक पर्टिकुलर चीज के लिए उपयोग कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। उसमें आपको स्कूल का फीस देना है, उसमें आपको क्या करना है, घर चलाना है, उसमें आपको और भी कई काम करना है। तो क्या आप उस पैसे को केवल एक चीज के लिए उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। एक तो आपके पास क्या है दोस्तों, आपकी इच्छाएं अनेक है, लेकिन आपके पास साधन क्या है, सीमित है। और साधन सीमित होने के साथ इस चीज का उपयोग अलग अलग चीजों में हो रहा है, यानी इसका अल्टरनेट यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो ये तीन चीज जो है उन्होंने आपको बताया हुआ था। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आप लोग जाइएगा मेरे इकोनॉमिक्स वाले वीडियोस के प्लेलिस्ट पे, या आप डायरेक्टली सर्च कीजिएगा रॉबिन्स बाय अभिषेक चक्रवर्ती, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे जो वीडियो मिल जाएगा, एक एक इकोनॉमिक्स का जो है अच्छे से मैंने डिफाइन करके बताया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि आपके पास जो है मानव की इच्छाएं असीमित है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। उसके जो तुलना में हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। संसाधन क्या हमारे पास, सीमित है। और संसाधन सीमित होने के पास उसका अलग अलग उपयोग भी है, अल्टरनेटिव यूजेस भी है, ठीक है। साधनों की वैकल्पिक प्रयोग भी क्या है, संभव है। ये बताया था कौन, आपका रॉबिन्स, ठीक है। और इसमें जो है आपको चुनना पड़ेगा कि मेरे लिए अभी तत्काल क्या जरूरी है, मेरे लिए अभी तत्काल क्या जरूरी है। जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके पास पिताजी ने क्या किया कि आपको बोला कि आप एक मेरे यहाँ पे गांव में जमीन पड़ा हुआ है, आप उस जमीन को ले लो, ठीक है। और आपको जो है जमीन के साथ ऑप्शन दिया गया कि आपको 10 लाख रुपए दे दिया गया। कितना, 10 लाख रुपए दे दिया गया, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन 3 है कि आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या, जैसे आपको पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप एक अच्छा स्कूल खोल दें, दूसरा है आपके पास कि आप एक हॉस्पिटल बना दें, और तीसरा ऑप्शन है कि आप वहां पे क्या कर दें, एक जो है शॉपिंग मॉल ओपन कर दें। तो यहाँ पे 3 चीज आपने सोच के रखा है कि यहाँ मेरे गांव में ये 3 चीज करना है, ठीक है, इस एरिया पे हमको करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या 3 अलग जगह है, ठीक है। आपके इच्छाएं अनेक है, आपको हॉस्पिटल भी खोलना है, आपको स्कूल भी ओपन करना है, आपको शॉपिंग मॉल भी ओपन करना है, आपकी इच्छाएं अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन आपके उस इच्छा के तुलना में आपके पास संसाधन क्या है, जमीन भी एक है और पैसा भी आपको एक लिमिटेड दिया गया है। तो इच्छाओं की तुलना में संसाधन आपके पास क्या है, सीमित है, ठीक है। और इस संसाधन का अलग अलग जगह उपयोग भी है। इसी जमीन का आप उपयोग कर सकते हैं स्कूल बनाने में, इसी पैसे का उपयोग कर सकते हैं आप स्कूल बनाने में, और इसी पैसे का उपयोग कर सकते हैं आप हॉस्पिटल के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए। तो आपका इस पैसे और इस जमीन का उपयोग अलग अलग जगह में यूजेस होगा, अल्टरनेटिव यूजेस भी है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चुनना है बेस्ट का, जो कि तत्काल के लिए जरूरी हो, ठीक है। चॉइस करना है, क्या करना है, चॉइस करना है। आप देखेंगे कि क्या आसपास में हमारे यहाँ स्कूल है, तब आप स्कूल ओपन नहीं करिएगा।
क्या आप देखिएगा कि हमारे आसपास यहाँ शॉपिंग मॉल है, अगर है तो उसको भी आप छोड़ दीजिएगा। फिर क्या देखिएगा कि हमारे आसपास यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो चलो एक हॉस्पिटल बना देते। तो आपने यहाँ क्या किया, चॉइस किया। क्या किया, चॉइस किया, चुनाव किया। ठीक है, तो बेसिकली जो है किसका समस्या हमें देखने को मिलता है, इसमें आर्थिक समस्या जो है क्या देखने को मिलता है, चुनाव की। ठीक है, चॉइस को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा बनता है दोस्तों, लेकिन एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट्स को आप लोग को क्लियर करते हुए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे पूछा गया उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं है। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने वीडियोस को देखा हुआ है ऑलरेडी उसको ये मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पे देख सकते हो, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन दिया गया है द आइडिया ऑफ यूटिलिटी इज रिलेटिव। ठीक है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आप लोग बताइएगा नीचे। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। इससे इजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उपयोगिता की मापा जा सकते हैं, मॉडल सेट 1 में भी दिया गया। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा के द्वारा, बाय करेंसी, बाय मनी। ठीक है, याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, नहीं तो मैं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करता। निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने जो वीडियो बनाया था गोसेन के बारे में, काफी अच्छे से बताया हुआ था। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज गोसेन सेकंड लॉ। ठीक है, तो पहला लॉ आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे दूसरा लॉ बताया गया है, तो दूसरा लॉ के बारे में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा लॉ कौन सा है, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या होगा, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नीचे बताइएगा गोसेन का पहला नियम, जिन्होंने वीडियो को देखा होगा उनको इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है 18 नंबर में, जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तब यह मांग कहलाती है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछा गया, व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम एक्स व्हेन चेंज इन वाई अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड्स देन इट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है दोस्तों वो सभी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सभी करेक्ट होता है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं वाला, यहाँ पे सभी होना चाहिए था, यहाँ पे गलत दिया गया ऑप्शन में, तो यहाँ पे होता ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ इन अ प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है, तो आप याद रखिएगा कि उत्पादन फलन जो है उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, उत्पत्ति के साधनों का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। जिनको परिभाषा याद होगी वो इसका आंसर जो है आसानी से खोज के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए सभी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए व्यक्त लागतें अव्यक्त लागतें सभी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, फिर अब पूछा गया समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, इसके अंतर्गत जो है आय एवं रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। ये इकोनॉमिक्स एज अ होल की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति यानी जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन सी दिया गया व्यापार चक्र का सिद्धांत, बिजनेस साइकिल थ्योरी का बात करते हैं, और ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। तो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है, यहाँ पूछा गया है द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल इज कॉल्ड फॉर्मेशन क्या कहलाएगा दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। याद रखिएगा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, पूंजी निर्माण कहलाता है। ठीक है, द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए कि स्टॉक और प्रवाह का मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा ये आंसर्स जो है वो करेक्ट करते जाइएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्टॉक और प्रवाह से जो है आप लोग का क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में भी पूछा जाएगा, इसलिए उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। दोनों में अंतर करके मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है पूछा गया है दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर अ फ्लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिन्होंने देखा है तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है वो सभी करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 9 वाले स्टूडेंट भी आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। क्या पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं कृषि जो होता है एग्रीकल्चर वो सम्मिलित होता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में जो है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आ जाएगा द्वितीयक में। और तृतीयक में क्या आता है दोस्तों, टर्शरी में क्या आता है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग एजुकेशन हेल्थ जो है वो तीसरे क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का बात किया है तो यहाँ पे आपका कृषि जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चन है मैंने फॉर्मूला के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा तो वो आंसर आप समझ चुके होंगे। क्या पूछा गया यहाँ पे, एनएनपी एमपी। ठीक है, निम्न में से किसके बराबर होगा। तो एनएनपी एमपी, 1 मिनट में लिख देता हूं, एनएनपी यहाँ पे बोला गया एमपी। ठीक है, तो एनएनपी एमपी जो है बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीएनपी माइनस क्या होता है दोस्तों, डेप्रिसिएशन होता है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे घिसावट लिखा गया है, यहाँ पे हरास। ठीक है, यहाँ पे हरास भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो आपका रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट सभी को शामिल किया जाता है, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है। ठीक है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये प्राथमिक भी शामिल होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही जो है तीनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है दोस्तों ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा गया, राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो आप देखिए एक बार किया जाता है पूछा गया, अब नहीं पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे कभी भी हम लोग जब भी राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं तो उसमें हम लोग कभी भी पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय को शामिल नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी जो है उस पर जो है टैक्सेस और डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पुरानी वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय को इसमें शामिल नहीं करते हैं, और ना ही दोस्तों हम लोग मध्यवर्ती वस्तुओं को इसमें शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को भी शामिल नहीं करते हैं। तो सेल एंड परचेस ऑफ ओल्ड आइटम्स भी नहीं होगा, और दोस्तों आपका मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स भी आपका नहीं होगा। तो बोथ ए एंड बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको नोट करके कहीं आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। अगर किसी को याद होगा, मेमोरी पावर अच्छा होगा तो आंसर इसका डायरेक्ट बता सकते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा गया, आरबीआई इन व्हिच ईयर वाज नेशनलाइजेशन डन। ठीक है, पूछा गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बारे में आपने पढ़ा था 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 1949। तो यहाँ पे आपका 1949 कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये ऑलरेडी कराया हुआ है, तो जिन्होंने देखा है ये पता है उनका आंसर। पूछा गया किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहां स्थापित होता है। अकॉर्डिंग टू किन्स वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बी एस्टैब्लिश इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑलरेडी जो आप लोगों को पता होगा एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई जब होता है तब जो है इसका बात किया जाता है। ठीक है, तो किसके अनुसार, किन्स के अनुसार ये बात किया जाता है। उन्होंने बताया कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक दोस्तों आप लोग जो है आंसर्स चेक करते जाइएगा कि आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है। लास्ट में आप बताइएगा 40 में से आपने कितना करेक्ट आंसर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 31 में, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। तो बाय व्हाट नेम हैज किन्स कॉल्ड द कंडीशन ऑफ लो डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है,
तो इसे जो है उन्होंने किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन, इम्परफेक्ट इंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह से आप पकड़ लीजिएगा न्यून मांग। ठीक है, तो न्यून मांग, जितना ज्यादा मांग कम होगा आपका जो है जो यहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण रोजगार संतुलन के कारण ही जो है न्यून मांग हमको देखने को मिलता है। आप सभी ने देखा है कोविड का सिचुएशन में क्या हुआ था कि कोविड की सिचुएशन में सभी फैक्ट्रीज बंद होने स्टार्ट हुए थे, लोगों का घर से निकलना बंद हो चुका था, जिसके वजह से लोग जो है सामान काफी कम खरीद रहे थे। सामान काफी कम खरीदने के कारण क्या हो गया, बिजनेस बंद हो गया। अब बिजनेस बंद होने के कारण क्या हो गया, फिर से लोग जो है बेरोजगार हो गए। और लोग बेरोजगार होंगे तो वो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो वो लोग भी और सामान जो है और भी सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो अगला भी बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये जो है चलते रहता था। तो इसको जो है अपूर्ण रोजगार संतुलन या आप कह सकते हैं इम्परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है इक्विलिब्रियम का बात किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कीन्स को किसका फादर कहा जाता है? तो कीन्स जो है किसके फादर यानी किसके पिता के रूप में जाने जाते हैं? आप लोग नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 में, पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से क्या है? तो दोस्तों मैंने बैंक के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस बनाया हुआ है, जो कि 5 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। ठीक है, वो वीडियो भी आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उसको मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो पूछा गया पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से कौन सा बैंक है? जिन्होंने वीडियो देखा है वो फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं। कौन सा बैंक होगा दोस्तों? यहाँ पे पूछा क्या गया है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या है दोस्तों? तो वो जो है एक कॉमर्शियल बैंक है। वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, तो नगद कोष अनुपात को कहते हैं CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग शॉर्ट में? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी सुन लीजिए, क्रेडिट मनी एक्सपेंड्स व्हेन द कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो याद रखिएगा नगद कोष अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है दोस्तों, जिस अनुपात में बैंक जो है अपने पास उपलब्ध नगद जो है, नगद का कुछ हिस्सा किसके पास रखता है? केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब CRR घटता है, यहां विस्तार पूछा गया दोस्तों, तो ये जब घटेगा दोस्तों, जब CRR घटेगा, ठीक है, क्या होगा? जब CRR घटता है तब साख मुद्रा का विस्तार होता है। तो यहाँ पे घटना वाला ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ घटता है जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछा जाएगा वही आंसर देना है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? अभी हमने केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ा, अब बोला गया व्यावसायिक बैंक। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो याद रखिएगा उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? जब आपका व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो उस समय का डेट क्या था? याद रखें 19 जुलाई 1969 का डेट याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1969 कहाँ है? ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चल के जो है एक आपका आता है LPG। क्या आता है? LPG। ठीक है, तो ये जो है LPG इकोनॉमिक्स के अनुसार LPG का मतलब क्या होता है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, L का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, P का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये आगे चल के आता है, जिसका कॉन्सेप्ट कौन लाते हैं? उस समय जो है मनमोहन सिंह के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट लाया जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री का कौन थे जब LPG आया था? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये LPG गैस सिलेंडर नहीं है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वर्ड है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। 35 नंबर में मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा पूर्ति का नियमन पूछा गया है, हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई। तो मुद्रा को देखने का काम कौन करते हैं? आपका कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देख सकते हैं क्या पूछा गया है। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है पूछा गया है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज एक्सप्रेस्ड इन पूछा गया है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस क्या होगा दोस्तों? ब्याज भुगतान, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो याद रख लीजिएगा कभी कभी क्या है कि इसके जो है घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट रिसीव माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव का बात नहीं किया गया,
तो इंटरेस्ट पेमेंट दिया गया, तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन एक कर प्राप्तियां नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स रिसिप्ट का बात किया गया है, तो यहाँ पे किसमें हमें टैक्स रिसिप्ट का बात नहीं होता दोस्तों, फीस पे बात नहीं होता है। ठीक है, बाकी आयकर यानी इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और जो है कस्टम टैक्स, इस पर जो है आपका कर प्राप्तियां होती है, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है फीस जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया निम्न में से असंतुलित बजट। ठीक है, तो बजट के बारे में मैंने आगे भी आप लोगों को बताया हुआ है, तो असंतुलित बजट का बात किया गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनबैलेंस बजट। ठीक है, तो ये जो होगा दोस्तों आपका अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट, एक्सेस बजट और डेफिसिट बजट दोनों है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 क्या पूछा जा रहा है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा 40 में कितना सही हो रहा है। तो 39 में पूछा गया, जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं। तो पूछा गया यहां पे देख सकते हैं, विच इज द टैक्स सिस्टम इन विच द टैक्स रेट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम कॉल्ड। तो एकदम इजी आंसर था दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। ऑप्शन जो है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, नोट कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, और खास करके आप लोग जो 12th के बाद सीओटी का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन का भी एग्जाम दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जो है बता सकते हैं। पहला दिया गया है दृश्य मदें, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दृश्य मदें दोस्तों विजिबल आइटम्स, उसके बाद ऑप्शन दिया गया है अदृश्य मदें इनविजिबल आइटम्स, ऑप्शन सी दिया गया पूंजी अंतरण यानी दोस्तों आपका हो गया कैपिटल ट्रांसफर, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 40 के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कर लिया, जो कि प्रोजेक्ट रेल के तहत कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में जारी किया गया था, जो कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफी सारे क्वेश्चंस जो है जिन्होंने वीडियोस के मेरा देखा वो साथ साथ में प्रैक्टिस किए हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 40 में से आपका कितना आंसर्स जो है करेक्ट हुआ, और क्या आप लोग इसका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस चाहते हैं, और किस किस सब्जेक्ट का आप लोग मॉडल पेपर चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।